नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इवन जीएस पेपर 1 में भी टॉपिक है पॉपुलेशन रिलेटेड, उस टॉपिक से भी आप इस आर्टिकल को जोड़कर देख सकते हो। देखो, आज के समय में इंडिया की जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में यंगेस्ट है। 2022 आते आते इंडिया में जो मीडियन एज होगी वो 28 ईयर्स होगी। और इंडिया के कंपैरिजन में दूसरे बड़े देशों की बात करें, चाइना और यूएसए में मीडियन एज होगी 37 ईयर्स, वेस्टर्न यूरोप में होगी 45 ईयर्स और जापान में होगी 49 ईयर्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हो इस आंकड़े से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी यंग है दूसरे देशों के अपेक्षाकृत। 2004-5 के बाद से ही डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है हमारे देश में वो नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से ज़्यादा है। वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में ज़्यादा है जिनकी एज 15 साल से 64 साल के बीच में है, जो काम कर सकते हैं, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो लोग जिनकी एज 15 लाख से कम यानी बच्चे और 64 ईयर्स से ज़्यादा यानी सीनियर सिटीजन्स, वो काम नहीं कर सकते, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो वो नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं। हमारे देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है 2004-5 के बाद से ही। और देखो, आने वाले 50 सालों तक यही सिचुएशन रहेगी। तो ये सिचुएशन हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। हम हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़े मुकाम तक ले जा सकते हैं इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाते हुए। लेकिन देखो, यहां पर दो बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में सिचुएशन जो है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर ऑलरेडी वर्किंग एज पॉपुलेशन अब कम होना स्टार्ट हो गई है। मतलब एवरेज जो एज है केरल में काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है पहले के अपेक्षाकृत। दूसरी तरफ हमारे देश में बिहार जैसे राज्य भी हैं जहां पर वर्किंग एज पॉपुलेशन अभी भी इंक्रीज हो रही है और 2051 तक बिहार में वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती रहेगी। एक अनुमान के अनुसार 2031 तक हमारे देश में 22 जो बड़े राज्य हैं, 22 में से 11 ऐसे राज्य होंगे जिनमें वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो चुकी होगी। ओवरऑल जो साइज है वो पहले के अपेक्षाकृत कम हो चुका होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिस पर हमें ध्यान देना है वो ये है, हम हमारे देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड का कितना फायदा उठा सकते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है हम वर्किंग एज पॉपुलेशन को एम्प्लॉयबल बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। मतलब हम उनको ऐसी स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं जिनसे उनको रोजगार मिल सके या फिर नहीं स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं। हम वर्किंग एज पॉपुलेशन की अच्छी हेल्थ कैसे इंश्योर कर सकते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्किल्स दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश में लैंड पॉलिसीज कैसी हैं, लेबर पॉलिसीज कैसी है, गवर्नेंस अच्छी है या फिर नहीं है। इन सब बातों पर यह डिपेंड करता है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा पाएंगे या फिर नहीं उठा पाएंगे। इसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है जापान, साउथ कोरिया और चाइना का। इन देशों ने देखो बहुत ही कम समय में हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव की, जिसका एक रीजन ये भी है इन देशों ने अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया, उनको एम्पावर किया, वर्किंग एज पॉपुलेशन को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की, हेल्थ इंडिकेटर पर ध्यान दिया। इस वजह से इन देशों में वर्किंग एज पॉपुलेशन ने इकोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूट किया। अब बारी इंडिया की है। इंडिया को भी अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन को एम्पावर करना होगा, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे ध्यान देना होगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या अभी इंडिया फिलहाल ऐसा कर रहा है या फिर नहीं? इसका आंसर है नो। यूनिसेफ 2019 की रिपोर्ट ये कहती है अभी हमारे देश में 47% यूथ ऐसे हैं जो क्वालिटी एजुकेशन या फिर क्वालिटी स्किल जिसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए आवश्यकता है वो नहीं प्राप्त कर रहे हैं। मतलब 2030 में
ऐसे यूथ रोजगार नहीं हासिल कर पाएंगे इस प्राप्त हो रही एजुकेशन और स्किल के साथ। देखो, अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो ये निश्चित रूप से डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील हो जाएगा। सोच के देखिए, एक तरफ अगर हम हमारे देश के यूथ को स्किल प्रोवाइड करते हैं तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर स्किल नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, वो बेरोजगार रहते हैं, तो गलत रास्ते पर चल सकते हैं, क्राइम के रास्ते पर चल सकते हैं, समाज में कैओस क्रिएट होगा, सोशल वेब फैब्रिक बिगड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, तो इकोनॉमी को फायदा होने के बजाय इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये दो धारी तलवार है। अगर हम यूज कर पाते हैं तो इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, अगर अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे तो इकोनॉमी नीचे जाएगी, मतलब कि डिजास्टर में तब्दील हो जाएगी हमारी डेमोग्राफी। कुछ और आंकड़े दिए जाते हैं। 95% बच्चे देखो वैसे हमारे प्राइमरी स्कूल अटेंड करते हैं, 5% नहीं कर पाते, लेकिन 95% बच्चे प्राइमरी स्कूल्स को अटेंड करते हैं। बट देखो, गवर्नमेंट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी खराब होता है, ट्रेन टीचर्स की काफ़ी कमी होती है, बच्चे मालन्यूट्रिशन की समस्या से जूझते हैं। इस वजह से स्कूलों में बच्चों की जो लर्निंग आउटकम है वो अच्छी नहीं होती, यानी वो अच्छे से सीख नहीं पाते, उनका जो बेस है वो कमज़ोर रह जाता है। बेस अगर देखो कमज़ोर हो गया, नींव कमज़ोर है, तो आगे की क्लासेस में जब बच्चे जाएंगे तो आगे भी नहीं सीख पाएंगे। ये एक बड़ी समस्या है। इसके बाद आर्टिकल में सजेशंस दिए जाते हैं। राइटर के द्वारा कहा जाता है कि दिल्ली सरकार के द्वारा एजुकेशन का जो मॉडल अपनाया गया, इससे देखो एक बात ये साबित होती है, अगर सरकार क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो इससे बच्चों के जो लर्निंग आउटकम है उसको निश्चित रूप से इंप्रूव किया जा सकता है। अगर क्वालिटी एजुकेशन सरकार प्रोवाइड करती है तो जेंडर पैरिटी को अचीव किया जा सकता है। जेंडर पैरिटी देखो एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट है। जेंडर पैरिटी का मतलब जेंडर इक्वालिटी से है। जैसे हम बात करते हैं जेंडर पैरिटी इन स्कूल्स, तो 6th क्लास में या फिर 4th क्लास में ऐसा ना हो कि बॉयज़ की संख्या ज़्यादा हो और गर्ल्स की संख्या काफ़ी कम हो, तो बच्चे जो पढ़ते हैं वो बराबर होने चाहिए। उसी प्रकार से सैलरी की बात कर लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल को ज़्यादा सैलरी मिलती हो और फीमेल को कम मिलती हो। तो जेंडर पैरिटी का मतलब है इक्वालिटी से। जेंडर पैरिटी को हम अचीव कर सकते हैं अगर हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। हम हमारे देश के यूथ की जो लाइफ है वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है कि हमारे देश में सभी जो राज्य हैं वो यूनिफॉर्म पब्लिक स्कूल सिस्टम को अपनाएं और क्वालिटी एजुकेशन स्कूल्स में प्रोवाइड करें। आगे की सजेशंस की बात करें, आज देखो ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज़बरदस्त ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सर्विस है, चाहे वो रूरल डिस्ट्रिक्ट हो या फिर अर्बन डिस्ट्रिक्ट हो। तो पब्लिक स्कूल सिस्टम को ये इंश्योर करना चाहिए हर एक बच्चा हाई स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट करे और उसके बाद एप्रोप्रिएट स्किल्स ट्रेनिंग या फिर वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए मार्केट डिमांड के हिसाब से। इसके अलावा टीचर्स की ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया जाए, स्कूल करिकुलम को मॉडर्नाइज किया जाए और देखो टीचर्स को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए कि वो सिलेबस से थोड़ा ऊपर उठें। टीचर्स की जिम्मेदारी सिर्फ सिलेबस पढ़ाने की नहीं है, वो एक लीडरशिप रोल को अडोप्ट करें और बच्चों को तैयार कर आने वाले चैलेंजेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, नई टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय किया जा सकता है, मतलब नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है ह्यूमन कैपिटल को फर्दर तेजी से इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा देखो जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप भी मूक की वेबसाइट पर जाकर ये जो ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इन ऑनलाइन कोर्सेज की सहायता से वर्किंग एज पॉपुलेशन को नेक्स्ट जनरेशन जॉब्स के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा ओपन डिजिटल यूनिवर्सिटीज में भी इन्वेस्ट करके हायर एजुकेटेड वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी सुनिश्चित की जा सकती है। देखो वैसे पिछले कुछ सालों में हमारे देश में फीमेल लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, लेकिन फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में वो नहीं इंक्रीज हो पा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो अब क्या किया जा सकता है, वर्चुअल क्लासरूम्स यानी जो ये ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध होते हैं डिजिटल कोर्सेज, इनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। क्योंकि देखो
इन कोर्सेज में जो एंट्री है काफ़ी फ्लेक्सिबल रहती है और एग्जिट पॉलिसीज भी काफ़ी आसान हैं। तो इन कोर्सेज की सहायता से वुमेन को फर्दर एम्पावर किया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। देखो आज के समय में बहुत सारे ऐसे जॉब पोर्टल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्रेंड वुमेन को इवन घर से रोजगार प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। तो हमें वुमेन को स्किल्स प्रोवाइड करनी होगी, उन्हें ट्रेन करना होगा। हाल ही में काफ़ी जॉब लॉस हुआ है बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट, IT सेक्टर्स, MSMEs। तो इन सेक्टर्स में जॉब लॉस की वजह से प्राइवेट जो कंजप्शन है वो कम हुआ है। कंजप्शन कम होने की वजह से हमारी इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और इकोनॉमी स्लोडाउन के फेज से गुजर रही है। तो देखो अब तो ये और भी ज़्यादा आवश्यक हो गया है कि हम इनफ जॉब जनरेट्स करें हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इससे ना सिर्फ हम हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा पाएंगे, बल्कि जैसा शुरुआत में डिस्कस किया, इकोनॉमी को हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को सुनिश्चित कर पाएंगे। लास्ट में देखो हेल्थ की बात की जाती है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का जो डेटा है हेल्थ के ऊपर, ये इन्होंने पब्लिश किया था 75th राउंड की रिपोर्ट में 2018 में। देखो रूरल इकोनॉमी में स्ट्रेस होने की वजह से ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं पहले की अपेक्षाकृत कम प्राइवेट हॉस्पिटल की हेल्थ केयर को अवेल कर पा रहे हैं। देखो इनकम लेवल अगर ग्रामीण इलाकों के लोगों को ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा इलाज करवाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, लेकिन अगर उनका इनकम लेवल ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, तो वह सरकारी हॉस्पिटल्स का रुख करेंगे। ये देखो एक चिंता की बात है, जबकि सरकार का जो फोकस है वो हेल्थ केयर की प्राइवेटाइजेशन पर ज़्यादा है। जैसे आयुष्मान भारत स्कीम की आप बात कर लीजिए, एक फैमिली को जो बेनिफिशियरी हैं उनको 1 साल में 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है हॉस्पिटलाइजेशन पर। तो इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इम्पैनल किया गया है। जितना देखो आयुष्मान भारत स्कीम की खर्च पर, आयुष्मान भारत स्कीम की इंप्लीमेंटेशन पर खर्च आएगा, उतने पैसे से अगर सरकार पब्लिक हेल्थ केयर को इंप्रूव करती तो शायद ज़्यादा फायदा होता। क्योंकि देखो प्राइमरी हेल्थ केयर एक ऐसा स्फीयर है जहां पर ना सिर्फ डिजीज को अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है बल्कि प्रिवेंशन पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है हमारे देश में जो सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन है 2040 आते आते 16% हो जाएगी, जबकि एल्डरली पॉपुलेशन हमारे देश में 2011 में थी 8.6%। तो हमें ज़्यादा हॉस्पिटल बेड्स की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर हमने हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर हमें आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो आवश्यकता ये है कि हेल्थ केयर सेक्टर पर सरकार अभी से ज़्यादा फोकस करे, और इसके अलावा जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया, एजुकेशन पर सरकार ज़्यादा फोकस करे, वर्किंग एज पॉपुलेशन को स्किल्स देने पर सरकार ज़्यादा फोकस करे। ऐसा करके सरकार अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा सकती है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।